तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उम्मीद जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे बच्चे जाके क्लासेस भी कर रहे हैं। ठीक है, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मेरी कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल बात होती है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में रिवाइज कर ले रहे हो, तो आप उसको लेक्चर के थ्रू 10 घंटे में क्यों रिवाइज करोगे? आपके पास इतना अगर टाइम है तो आप करो, वेल एंड गुड है, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा आप, ठीक है। लेकिन उम्मीद बैच में हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि सबके लिए नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर तबका होता है जिसके लिए उम्मीद बैच लॉन्च की जाती है, और वो सच में एक उम्मीद की किरण बन के आती है उनके लाइफ में, और उनको बोलती है कि भाई तुम पढ़ो, थोड़े नंबर तुम इंक्रीज करो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर अभी जीरो पे है, अगर वो सोचता है जीरो पे होने के बाद भी वो सिलेक्शन ले लेगा इस टाइम पे, तो अब मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँगा। जीरो से होने के बाद में वन शॉट से या डिटेल के कोर्स से सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। अब तुम्हारा लक बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए कि जो तुम पढ़ के गए हो वही पूछा गया हो, तब तुम्हारा थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो उम्मीद बैच 2026 वाली लॉन्च हुई है, उसके प्रोस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, कौन सारे बच्चों को एडवांटेज मिलेगा, कौन सारे बच्चों के लिए डिसएडवांटेज होगा, उसमें मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं तुरंत ये नहीं बोलूँगा कि भैया एकदम सबके लिए है, सब लोग फॉलो करो, लेक्चर देखो, लेक्चर 10-10 घंटे के लेक्चर देखो, 15-15 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो। बाकी तब रिवीजन टेस्ट का पूरा चीज़ कब करोगे भाई? रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब करोगे यार, ये सब चीज़ें कब करोगे? आगे टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? तो उसके लिए मैं चीज़ें कुछ तुमसे पूछूंगा, कुछ अपने अकॉर्डिंग अपनी राय दूंगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ बुरा है, लेकिन किन के लिए है भाई वो तो देखो यार। सारे लोगों के लिए नहीं है। मैं तुमसे उन्हीं टीचर्स का एग्जाम्पल्स लेके मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे इज इट फॉर एवरीवन। दूसरा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तीसरा, कंटिन्यूस बायोलॉजी की जो क्लास विपिन सर ने ली है 10 दिन के लिए, उसका एडवांटेज क्या है। चौथा, व्हाट अबाउट और होल ईयर, तुमने होल ईयर क्या किया है उसका क्या। तुमने पूरे साल जो अपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए, जो तुमने पढ़ा है, टेस्ट दिया है, एनालिसिस किया है, उसका क्या। प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, तुमको फॉलो करना है कि नहीं करना है, इन सब टॉपिक पे मैं बात करूंगा। ठीक है, चलो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक था इज इट फॉर एवरीवन। तो ये अब्सोल्युटली नॉट, इसका आंसर ही अब्सोल्युटली नॉट है। सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है भैया। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी भी जीरो पे हैं, और जो अभी भी जीरो पे है उसका तुम सोच सकते हो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पहली चीज तो उन्हीं के लिए है जो अभी भी जीरो पे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिनके 4-5 चैप्टर के बैकलॉग हैं, या फिर कोई चैप्टर आप रिव्यू करना चाहते हो। जैसे आपने बायोमॉलिक्यूल्स का रिव्यू करना चाहा, बायोमॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा है कई बार, आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा, आप भूल गए हो, तो आप क्या करो, एक बार अपने नोट्स को पढ़ के जो बिपिन सर 10 दिन में बायोलॉजी कराए हैं वहाँ से आप देख लो, बायोमॉलिक्यूल्स वाला बस पोर्शन देख लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीरो पे हो और पूरी तरीके से अगर वन शॉट पे शिफ्ट हो जाओगे, तो आपको 10 दिन में पहले तो पूरी बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी एक साथ में। ठीक है, पूरी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जीरो पे हो तो आपको समझने की नीड भी नहीं है। जीरो पे हो तो भैया जीरो पे ही रहोगे, सिलेक्शन तो नहीं होना है यहाँ से, तो गारंटी है। ठीक है, बटरिंग करने वाला काम नहीं, जो सही हकीकत वही बता रहा हूँ। अपने अगल बगल वाले बच्चों को देख लेना, 4-4, 5-5 साल ड्रॉप लेके भी अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और तुम जीरो पे हो, अभी भी सोच रहे हो, तो लक ही तुम्हारा साथ दे सकती है कि तुम्हारा सिलेक्शन करवा दे, बाकी कोई चीज़ तुम्हारा साथ नहीं दे सकती इस टाइम पे। अगर पहले से पढ़े नहीं हो, एकदम जीरो पे हो, नल बटे सन्नाटा हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी कभी पढ़े नहीं हो, अब तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, तो कंसिस्टेंसी बना के 14 से 15 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास यही एक ऑप्शन है डू और डाई का, या तो करोगे या तो मरोगे। तो कंसिस्टेंसी बना के पढ़ोगे तो या तो करोगे या तो मरोगे, नहीं तो नेक्स्ट ड्रॉप तो तुम्हारे लिए वेट कर ही रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है उम्मीद बैच सबको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, भले कोई टीचर आपसे आके कहे सबके लिए, जैसे पिछले साल जब उम्मीद बैच लॉन्च हुई थी, सर लोगों ने बोला सबके लिए, लेकिन सबके लिए नहीं था। ठीक है, सबके लिए कभी होता ही नहीं है। अगर सर कोई या फिर कोई टीचर अगर आपसे बोल रहा कि सबके लिए उम्मीद बैच, तो सर से मैं आपसे, आप लोग सर से बस यही पूछ लीजिएगा, जो आपने पूरे साल पढ़ा है वो किसके लिए है। आपने पूरे साल जो हमको मोशन इन 1D हो गया, या फिर कोई भी और, जैसे मोशन इन 1D के मतलब 10 लेक्चर होंगे, तो 10 गुणे 2.5, 25 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे का जो लेक्चर है वो किसके लिए है। जब उम्मीद बैच से ही करना था, उम्मीद बैच से ही सिलेक्शन होना था, तो फिर वो किसके लिए है। मैं बस ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है सारा नहीं करना उम्मीद बैच से। उम्मीद बैच में अगर आप एकदम जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप करो उम्मीद बैच से, क्योंकि दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप जो है 4 से 5 चैप्टर आपका बैकलॉग है, तो आप 4-5 चैप्टर कर लो। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बातों से सहमत होंगे कि वो खुद ही बिपिन सर से पढ़े हैं, वो बिपिन सर से पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ बिपिन सर से। लेकिन बिपिन सर से अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो उन्होंने पूरे साल क्या पढ़ाया है, अपने नोट्स कराए होंगे, NCERT पढ़ाई होगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई होंगी, तो उन पे फोकस रहो ना, उन्हीं नोट्स को, उन्हीं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो ना। फिर सर के ही लेक्चर दोबारा देखने की नीड क्या पड़ रही है। मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ,
ठीक है। तो उम्मीद बेस्ट सबके लिए नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी किन के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग एकदम जीरो लेवल पे हैं और जिनके 4-5 चैप्टर के बैकलॉग हैं, उनको कोई चैप्टर अगर रिव्यू करना है तो वो लोग कर सकते हो, ठीक है। कभी कुछ नहीं पढ़े हो, कोई स्केप नहीं बचा, कोई तरीका नहीं बचा, तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बना के 14 से 15 घंटा पढ़ो। अब ये मत सोचो आगे क्या होगा, पीछे तुमने क्या किया, अब बस सोचो कि तुम्हें पढ़ना है, 14 से 15 घंटा डेली पढ़ो, ठीक। सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन का ऑफिशियल डेट जो सर लोगों ने दिया है 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। 15 अप्रैल दिया है लेकिन वो 20 अप्रैल तक चला जाएगा, ठीक है। रेगुलर 7 दिन की क्लासेज होंगी। स्टार्टिंग के 10 दिन बायोलॉजी चले हैं, तुमको पता है। उसके बाद डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेंगे। तो जो डेली, मैं इसी के लिए तो डाला था बायोलॉजी के लिए ही, कि भैया बायोलॉजी जो है आप लोग अपने एनसीईआरटी को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, उनको जाने दीजिए, उन बच्चों को पढ़ने दीजिए वहाँ से जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आपके पास नोट्स हैं एनसीईआरटी, अगर मैं तुमको क्या बोलूँ यार, तुम लोगों से कुछ, जैसे ही मेरी किताब है, ठीक है, आई होप कि तुम लोग को दिख रहा होगा, ये मेरी किताब है, ठीक है। अगर मैं इस पे पूरे साल पढ़ा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है, सियाटिक नर्व, मैंने हर एक चीज़ मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैंने, ये लेक्चर देख के लिखा है, ठीक है, ताकि मुझे लास्ट के टाइम पे लेक्चर देखने की नीड ना पड़े। मैं सीधे इस नोट्स को उठाऊँ और जितने इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट देख रहे हो, हर एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, अपने पेन से मैंने लिखा ना सारी चीज़ें, तो मुझे ये पढ़ने की नीड होगी लास्ट के टाइम पे, चाहे पीजी के टाइम पे, चाहे जब मैं बोर्ड का मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहा हूँ तब। अगर मैं लास्ट के टाइम पे जाके फिर से इन्हीं मैम का, ठीक है, वैष्णवी मैम का, मैं फिर से जो है अगर पूरा का पूरा देखना स्टार्ट कर दूं, तो फिर मेरा स्टार्टिंग से पढ़ने क्या मतलब, मेरा इतना मेहनत करने का, जो मैं पूरे साल बैठ के घिसा हूँ, इतना पढ़ा हूँ, पूरा हर एक चीज़ अंडरलाइन कर करके पढ़ा हूँ, इससे क्या मतलब, मैं बस ये कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो रेगुलर 7 दिन 8 दिन रेगुलर 7 दिन क्लासेस चलेंगी डेली फिजिक्स। जब 10 दिन तो लगातार बायोलॉजी चली, तो चलो बायोलॉजी तुमने कैसे कोप अप कर लिया 10 दिन, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगी तो एटलीस्ट कम से कम 7-7 घंटे की तो क्लास होगी। कोई बड़ा चैप्टर तो 8 घंटे की भी हो जाएगी। तो बताओ तुम 12 से 14 घंटे पढ़ पाओगे, डेली पढ़ पाओगे? और जब डेली 12 से 14 घंटे पढ़ोगे तो रिवीजन कब करोगे, खुद से कब पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी कब करोगे, टेस्ट कब दोगे, तुम खुद से पूछ लेना एक बार, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। तुम्हारे लिए जो बेनिफिशियल है वो तुम्हारे नोट्स ही हैं। सर से ही पढ़े भाई, पीडब्ल्यू से ही मैक्सिमम बच्चा पढ़ता है। मैं भी पीडब्ल्यू से पढ़ा हूँ, मैक्सिमम बच्चा पीडब्ल्यू से पढ़ता है। लेकिन जो पीडब्ल्यू के नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करो ना यार। हर टॉपिक को तुम्हारी शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा एमआर सर ने पढ़ा दिया है, तो तुम उसमें से 6-6, 7-7 क्वेश्चन निकाल लो ना हर टॉपिक के, और 14 साल के पीवाईक्यू कर लो, रिवाइज हो गया तुम्हारा। अब फिर से एमआर सर जब 1D पढ़ाएंगे या मोशन 1D पढ़ाएंगे या 2D पढ़ाएंगे, फिर कोई भी टीचर पढ़ाएगा, तो तुम अपना 30-35 घंटे में जो तुमने पढ़ा है, जो तुम अभी रिवीजन करते 4 घंटे में हो जाता, उस चीज़ के लिए तुम 10 घंटे फिर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए ड्रॉबैक ही होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। बेनिफिशियल अगर होगा तभी जब 1-2 चैप्टर तुमको रिव्यू करना हो या फिर तुमको थोड़ा बहुत रिवीजन करना हो, 1-3-4 चैप्टर के बैकलॉग हैं, तभी तुम्हारे लिए होगा, ठीक है। तीसरा देखो, कंटिन्यूअस बायोलॉजी की क्लास चलेगी 10 दिन, तभी यूज करना जब एकदम जीरो बायोलॉजी की जीरो नॉलेज है, या फिर 5-6 चैप्टर के बैकलॉग है। जैसे मान लो ह्यूमन फिजियो तुमको लग रहा है रिव्यू कर लेना है, तो भैया रिव्यू करने के लिए ह्यूमन फिजियो वाली जो पूरी यूनिट होगी, जैसे पढ़ाएंगे 10-12 घंटे में पढ़ देना उसको। लेकिन अब तुम सोचो पूरी की पूरी मैं पढ़ने लगूँ, तो मैं इसके मतलब तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, तुमको पूरा नहीं पढ़ना है। क्योंकि तुम पूरा पढ़ोगे तो तुम जो काम 4 घंटे 5 घंटे में रिवीजन कर सकते थे, वो काम सर तो मान लो सबको लेके पढ़ा रहे हैं, तो 10 से 12 घंटे में कराएंगे, तो तुम्हारे 5-6 घंटे का लॉस होगा, ठीक है। अपने एनसीईआरटी के बुक्स और नोट्स का यूज़ करो, रिवाइज करो अपने एनसीईआरटी के नोट्स, मतलब नोट्स को और एनसीईआरटी के बुक को ही रिवाइज करो बार बार। टेस्ट दो, उसके एनालिसिस करो, मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, और जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो तुमको पता होगा कि कौन से लाइन में क्या लिखा हुआ, कहाँ पे तुमसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जिस लाइन को तुम बार बार गलती करते हो उस पर ज़्यादा फोकस करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, मार्क्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे, ठीक। चौथा देखो, व्हाट अबाउट योर होल ईयर स्टडी, व्हाट अबाउट योर होल ईयर नोट्स। तो वही मैं तुमको समझाया हूँ कि जब मैं पूरे साल अपने नोट्स बनाया हूँ, पूरे साल मेहनत किया हूँ, तो किस लिए किया हूँ, ताकि लास्ट में मैं वही पढूं। लास्ट में मुझे पता है मैंने कहाँ हाईलाइट किया, लास्ट में मुझे पता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत थी, तो मुझे बस वही करना था। अगर तुमको पूरे साल यही देखना था, वीडियो लेक्चर ही देखना था रिवीजन के लिए, तो पूरे साल नोट्स क्यों बनाया, और पूरे साल नोट्स और शॉर्ट नोट्स क्यों बनाया, और जब नोट्स बनाया, जब पढ़ा पूरे साल, जब पूरे साल मेहनत किया, तो अभी अपने नोट्स को खोलने में दिक्कत क्या हो रही है, अभी अपने नोट्स से रिवीजन करने में क्या दिक्कत हो रही है, बोलो। दूसरे के शॉर्ट नोट्स भी प्रीफर नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से अगला बंदा लिखा हुआ है, ठीक है। जब तक तुम खुद के शॉर्ट नोट्स ना बना लो, या फिर उस अगले बंदे का पढ़ रहा तो एटलीस्ट उसके वीडियो लेक्चर वगैरह देख के अपना शॉर्ट नोट्स खुद के हिसाब से मॉडिफाई कर लो, ठीक है।
तो पूरे साल जो तुमने पढ़ा है, पूरे साल नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, तो उसका क्या करोगे? उसको कब पढ़ोगे? उसको रद्दी में फेंकने के लिए बनाए थे क्या? अगर तुमको अभी भी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के लेक्चर देखने पड़ रहे हैं तो तुम उसको रद्दी में फेंकने के लिए बनाए थे क्या? ठीक है, बताओ। 2 से 3 घंटा जो मैक्सिमम रिवीजन हो सकता है तुम्हारा, कोई छोटा छोटा चैप्टर, उसके तुम 8 से 9 घंटे वीडियो लेक्चर में दोगे रिवीजन के लिए। अगर फ्रेशर्स हो तो और तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं भैया। अगर 2 से 3 घंटा जो काम तुम रिवीजन के लिए कर सकते थे, उसके लिए 8 से 10 घंटे तुम दे रहे हो, तो भैया तुम्हारे में और फ्रेशर्स में तो कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, और डैश 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 तुम जानते ही हो कि तुम क्या हो, मूर्ख बन गए तुम। ठीक है, तो 2 से 3 घंटा मैक्सिमम रिवीजन के लिए तुम्हें लगेगा कोई चैप्टर रिवाइज करने में। उसके तुम लेक्चर देखोगे तो 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। ठीक, क्लियर है? चलो, इसके एडवांटेज क्या है देखो। उम्मीद बैच का एडवांटेज यही है कि फैकल्टी एकदम टॉप नॉच है, तो मटेरियल भी टॉप नॉच मिलेगा। ठीक है, ग्लैंस रिव्यू के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर करना है, थोड़े बहुत तुम्हारे बैकलॉग है तो कर सकते हो। बैकलॉग कंप्लीशन के लिए यूज़ कर सकते हो। और बून है फ्रेश स्टार्टर्स के लिए, जो मतलब बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, या फिर जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, या फिर जो 12th में हैं, अभी कभी तैयारी नहीं की हैं, तो उन बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। मार्क्स उनके बहुत तगड़े तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं बढ़ेंगे कि सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है? ट्रैप है ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉपर्स बच्चा पूरे साल मेहनत करके दौड़ के चला जाता है उम्मीद बैच से लेक्चर देखने, तो उनके लिए ट्रैप है। मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद के नोट्स एमआर सर से अगर पढ़े हो तो एमआर सर के ही नोट्स एमआर सर के ही कॉपी का यूज़ करो, उनके नोट से ही रिवाइज करो। 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन एक टॉपिक का लगा लो। बड़े से बड़े चैप्टर में 4 से 5 टॉपिक होते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन नोट से लगा लिया, 14 साल के पीवाईक्यू कर लिए, तैयार हो गया तुम्हारा चैप्टर। ठीक है, वही चीज़ बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। ठीक है, रिवीजन के पीछे मत भागो, लेक्चर के पीछे मत भागो। ठीक, लेंदी लेक्चर फॉर रिवीजन। कोई भी बच्चा अगर ड्रॉपर है, 8 से 10 घंटे अगर वो लेक्चर देखेगा तो भैया उसका टाइम ही वेस्ट होगा। तो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होंगे इससे। 2 का 10 मतलब 2 घंटे की चीज़ वो 10 घंटे में करेंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे को यूडीएम रिवाइज करनी है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में? 2 से 2.5 घंटे लगेंगे रिवीजन करने में। लेकिन वही चीज़ अगर वीडियो लेक्चर से रिवाइज करेगा तो कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो वहाँ पे उसका लॉस हो रहा है ना बच्चे का। तो डिसएडवांटेज यही है। अब मैं इसको उम्मीद बैच का डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा बच्चों का डिसएडवांटेज है, बच्चों के माइंड का डिसएडवांटेज है कि उनको लग रहा है कि मुझे फिर वीडियो लेक्चर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। कंप्लीशन डेट 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक है, तो तुम्हारे लिए खुद के सेल्फ स्टडी के लिए और रिवीजन के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं बचेगा, टेस्ट के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, मार्क्स देखो, इस बैच से मार्क्स बढ़ेंगे, उम्मीद बैच से मार्क्स बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा अगर तुम 0 पे हो। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से और अपना रिवीजन कर रहे हैं। कुछ चैप्टर्स के लिए उम्मीद बैच का यूज़ कर लिया। मैं जितने भी 1 शॉट आज तक तुम लोगों को बोला हूँ, चाहे मेंटरशिप में चाहे कहीं पर भी, कि ये चैप्टर 1 शॉट से करना है, वो सारा मैंने उम्मीद को ही प्रीफर किया है। क्यों? वो भी इस साल का नहीं, पिछले साल के ही बोल देता हूँ, पिछले साल से कर लो। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत ही लाजवाब है, कंटेंट लाजवाब है, सब कुछ सही है, लेकिन टाइम इतने लास्ट में लॉन्च होती है ये चीज़ कि उसका बेनिफिट से ज़्यादा तुम्हारा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मार्क्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। 0 पे तो लिख के ले लो। ठीक है, मार्क्स बढ़ जाएंगे, 200 पे तो 400 450 ले जाओगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम बचेगा खुद के लिए, ना तुम्हारे पास टेस्ट के लिए टाइम बचेगा। तुम जाके आजमा लेना। ठीक है, पूरा 81 82 चैप्टर्स हैं, तुम एक बार पूरा खुद से शेड्यूल बना के देख लेना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ें यही थी। फैकल्टी अच्छी है, ग्लैंस रिव्यू के लिए यूज़ कर सकते हो, बैकलॉग कंप्लीशन के लिए यूज़ कर सकते हो, और फ्रेशर्स के लिए मार्क्स बढ़ाने के लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक, क्लियर है? अगली चीज़ फॉलो करनी है कि नहीं करनी है, तो पॉइंट नंबर 1 to 7 में जो मैंने तुमको बताया ऊपर, अभी एक बार और देख लो, अगर अभी तक तुमको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अपने आप डिसाइड करो, बिलीव करो खुद पे, खुद के ऊपर। पूरे साल जो तुमने पढ़ाई करी है उसके ऊपर भरोसा रखो, वहीं से रिवीजन करो। बी कंसिस्टेंस, बी पंक्चुअल, मिनिमाइज योर कंटेंट। जितना मिनिमम कंटेंट रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे चांस रहेंगे सिलेक्शन के इस टाइम पे। तो कंसिस्टेंट रहो, पंक्चुअल रहो, पंक्चुअलिटी मेंटेन करके रहो, और अपने हार्ड वर्क और पूरे साल की मेहनत पे भरोसा रखो, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बस मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बैकलॉग हैं 5-6 चैप्टर के, या फिर कोई चैप्टर तुमको रिव्यू करना है, ग्लैंस में से बस देखना है, तब जाके उम्मीद बैच का यूज़ करना। नहीं तो अगर फ्रेशर्स हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तब भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास खुद के प्रॉपर नोट्स हैं, खुद के रिवीजन शेड्यूल है, तुम्हारा खुद का टेस्ट सीरीज तुमने ज्वाइन कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, कंसिस्टेंसी द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। अभी 50 चीज़ें लॉन्च होंगी,
ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि 50 चीज़ें लॉन्च होगी तो 50 जगह मत जाओ तुम अपने आप को कॉन्साइज रखो, ठीक है। न्यू 2026 विल बी योर्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई अगर मेरी बात तुमको सच में सही लगी हो, कोई मैं सही चीज़ बता रहा हूँ तो हाइप जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो मैंने ज़्यादा लेंदी नहीं रखी क्योंकि यार इस टाइम पढ़ाई का टाइम है, चाहता तो बहुत लेंदी हो जाती, लेकिन जल्दी मैंने सारी चीज़ें तुमको बता दी, ठीक है। तो उम्मीद वैसे फॉलो करना है नहीं करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम समझो, ठीक है। मैं बस यही कहूँगा कि अगर पूरे साल एम आर सर से पढ़े हो, पूरे साल विपिन सर से पढ़े हो, पूरे साल किसी भी टीचर से पढ़े हो, पंकज सर से, ठीक है, योगेश सर से, किसी से पढ़े हो, तो उनके नोट्स हैं तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम वहीं से रिवीजन करो ना। तुमको वीडियो लेक्चर देख के रिवीजन करने की क्या नीड है। वीडियो लेक्चर में सर पढ़ाएंगे, तुमको लगेगा तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जब तुम लगाने बैठोगे तुम गायब हो जाओगे, गोल हो जाओगे, गोला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।